नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत की सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ होती है, तो आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे। पहले तो उत्तर चाहिए, दूसरा फिर तो गुरुजी फिर बड़े अच्छे संबंध होने चाहिए। भाई, जिसके साथ हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री लग रही है उसकी तो हमें पल पल की जानकारी होनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, बड़े से अर्थ है बाउंड्री के हिसाब से, तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश 2024 से आज 2026 आ गया। बांग्लादेश में क्या कुछ नहीं हुआ आप सबको पता है। शेख हसीना देश छोड़ के भागी, या उनको भगा दिया गया, या वो अपनी जान बचाकर भागी, भारत में शरण लिए हुए हैं। वहां पर मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार के मुखिया बने, और ये जो लाला लूलू लाल थे, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हर वो काम किया जिस काम से भारत को चोट पहुंच सकती थी, हमारे दिमाग में टेंशन हो सकती थी। प्रोटेस्ट हुए लंबे स्तर पर, और कथित तौर पर कहते हैं कि हिंदुओं को जलाया गया, ताकि एक सेंटिमेंट जो है वो उभर के सामने आए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, अगर आप ये देखो ना भैया कि भारत विरोधी सबसे खतरनाक सेंटिमेंट पूरी दुनिया में कहां है, मैं लिख कर दे सकता हूं, बांग्लादेश में है। पाकिस्तान तो घोषित शत्रु है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप ही बताओ, उसकी सबको पता है तो है ही शत्रु। समस्या वहां है जहां मामला पता नहीं चल पा रहा कि कौन शत्रु है कौन दोस्त, और वो हमें लगातार नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है। वो देश है बांग्लादेश। आजकल फिर चर्चाओं में है। मेरे पीछे जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इन शख्सियत का नाम है तारिक रहमान। माँ का नाम जियाउर खालिदा जिया, पिता का नाम जियाउर रहमान। कौन है जियाउर रहमान? भारत बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, और बीएनपी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के मुखिया रहे, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया। मोहम्मद यूनिस इस दावे के साथ सरकार में आए थे, मतलब अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे, कि भाई हम चुनाव कराएंगे और हम ना एक संवैधानिक सुधार करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करेंगे बांग्लादेश में। चलिए, हालांकि उनको माना जाता है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गरीब और गरीबी को उभारने में बड़ी मदद की है, लेकिन बांग्लादेश की गरीबी कितनी उभरी, बांग्लादेश ने कितनी तरक्की की इस अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के टाइम पीरियड में, ये सब राम भरोसे है, दुनिया ने देख लिया। कभी किसी के गले लगना, कभी किसी गले लगना, और हर वो काम करना जिससे भारत को टेंशन होती हो, इनका प्राइमरी लक्ष्य था। सुबह उठते ये सोचते थे कि टेंशन कैसे हो भारत को। उल्टे पुल्टे बयान आना, चाहे वो चिकन कॉरिडोर को लेकर हो, नॉर्थ ईस्ट को लेकर हो, तमाम तरह की चीजें चलती रहीं। दिल्ली मूक दर्शक बनी रही, और मैं यूं कहूं कि चलो मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं, मतलब मूक दर्शक नहीं बनी रही। दिल्ली ने क्या सोचा कि होने दो, फरवरी में इलेक्शन होने थे 2026 में, ये सरकार पहले ही कह चुकी थी। बहरहाल अभी कुछ दिन पहले तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये कुछ ऐसा करेंगे कि देश में ऐसा हालत पैदा कर देंगे कि भैया अब देश में बांग्लादेश में चुनावों के हालात नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं कराए जा सकते। बहरहाल हुआ ये कि इलेक्शन हुए। भारत को तलाश थी एक सरकार की, एक चुनी हुई सरकार की। इनसे क्या बात करें, मोहम्मद यूनिस से क्या बात करनी है? ये आदमी, हमारे यहाँ कहावत है कि एक पैर जो है वो केले के छिलके पे, एक पैर कब्र में। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस तरीके से जो बच्चे थे, जो लड़के थे, जो छात्र संघ के जो उनके लीडर्स थे, उन लोगों ने इनको बिठाया था। अब उनकी इनकी खटपट हो रही थी। अभी आपने पीछे देखा कि उस्मान हादी का मर्डर कर दिया है। कुल मिलाकर बात ये थी कि लग रहा था कि शायद ये इलेक्शन ना होने दें। बहरहाल वो कयास झूठे निकले। बांग्लादेश में हुए जी इलेक्शन। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई। उसी पार्टी के ये मुखिया हैं तारिक रहमान इस समय, क्योंकि इनकी माताजी का देहांत हो गया दिसंबर में। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद अब ये कहानी हो रही है कि अभी तक तो सारी बात इंडिया के खिलाफ थी, क्या इनके बाद कुछ बदलेगा? चलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह है बांग्लादेश का चुनावी गणित। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी प्लस गठबंधन को 212 सीटें मिली। रिक्वायरमेंट कितने की थी? रिक्वायरमेंट थी कुल 150 सीटों की, यानी कि एक तरफा बहुमत है। बहुमत 150 पर हो जाता है, इनको 212 सीटें मिली, तो कुल मिलाकर इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार है। अब बात ये निकल कर आई कि जी बाकियों का क्या हुआ। भाई साहब, एक पार्टी थी जमात इस्लामी, कट्टर इस्लामिक सोच वाली पार्टी। क्या सोच खराब होती है? नहीं, लेकिन कट्टर सब तो चाहे आप किसी में भी लगाओ जी भाई साहब, किसी में भी लगा दो आप, जिसका मन करे, उस चीज खतरनाक ही है। आप किसी भी चीज के कट्टर, मैं ये कह रहा हूं जी, मान लो मैं डोसा खाता हूं, तो अगर मैं कट्टर डोसा खाने वाला हूं तो मेरे लिए भी खतरनाक है। तो वो तो कट्टर इसी सोच के व्यक्ति थे, मुंह की खानी पड़ी उन्हें। बांग्लादेश की जनता ने एक सिरे से नकार दिया। क्या हुआ बांग्लादेश जनता? बांग्ला जो कुछ समय तक ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश विल बी कन्वर्टेड इनटू ए प्योर इस्लामिक कंट्री, अचानक से कैसे, मतलब बीएनपी का कैसे कहानी हुई। देखो, शेख हसीना की अवामी लीग को तो आना ही नहीं था। जनता भी इस बात को समझती है कि ऐसे लोगों पर ऊर्जा क्यों खर्च करी जाए जिन लोगों का अभी भविष्य नहीं है।
लेकिन भविष्य इनके साथ भी नहीं था। जमात इस्लामी और एक जो स्टूडेंट लीडर्स थे, एक इनकी पार्टी थी, कुल 4 सीट लेकर आई। हल्ला इतना मचा रखा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, इतना हल्ला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखो, मेरी बात आप समझिए कि आखिरकार बांग्लादेश की जनता ने नकार क्यों दिया। भैया, हर आदमी आज की तारीख में इतना चालाक तो है ही, इतना आईक्यू तो रखता ही है कि हर व्यक्ति को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जमात इस्लामी जैसी पार्टियां वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकती थी। दूसरी बात, कुछ ऐसा हुआ है, देखो बॉर्डर पे आप तरह तरह की तस्वीरें देखोगे ना, भारत के केस में बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, तो बांग्लादेश को यह बात पता चल गई थी कि भैया इंडिया के बिना काम चलेगा नहीं। ये बांग्लादेश की आवाम जानती है कि नहीं चलेगा इंडिया के बिना काम। दूसरा, कठपुतली बने नहीं रहना है, और ये लोग ये काम कर नहीं पाएंगे, हमें बचा नहीं पाएंगे। और रह बात स्टूडेंट लीडर, तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए इन लोगों को, ये लोग क्या राजनीति चलाएंगे, इनके खुद के चलते हुए के मर्डर हो जा रहे हैं। तो इन लोगों पर तो इसलिए भरोसा नहीं था। फिर बीएनपी के साथ मुस्लिम वर्ग भी था, और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में जो भी गैर इस्लामिक थे, उन्होंने उनको एक ही पार्टी ने जलाई। देखो, शेख हसीना का भविष्य अभी भैया खतरे में है, पॉलिटिकल भविष्य। ये तुम मानो इस बात को कि उनका नहीं पता कि वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी, तो इतना लंबा भरोसा किया नहीं जा सकता। तो इन्हीं सब के चलते बीएनपी के तारिक रहमान जो थे, उनका लगभग प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। आज की खबर यह है कि 13 से 14 देशों को न्योता भेजा है, भारत को भी न्योता भेजा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग्स आगे फिक्स हैं। तो जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वही लोकसभा के अध्यक्ष जिनके खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है, चलिए वो कभी फिर बात करूंगा, तो वो जा रहे हैं। यहां से सवाल ये निकल रहा है कि क्या कुछ सुधरेगा, क्या कुछ सुधरने वाला है, क्या भारत और बांग्लादेश में कुछ सब कुछ ठीक होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी चिंताएं हैं। पूरी उम्मीद है कि ढाका और दिल्ली इस बात को लेकर समाधान निकालेंगे, और चुनी हुई सरकार ही ये कर सकती है। ये मोहम्मद यूनिस, अंतरिम सरकार, ये छात्र संघ, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनी हुई सरकार मिली, भारत के लिए बड़ी संतुष्टि की बात है कि कम से कम बांग्लादेश में अब वो सब बकवासबाजियां नहीं रहेंगी, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर हो गए थे। ठीक है, इनको सिर्फ एक ही काम आता था, बोलो भारत के खिलाफ। तो शायद इन सब चीजों पर रोक लगे। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि एक चीज करके कि किस किस बातों पर चिंता है। सबसे पहले तो अगर बांग्लादेश को देखा जाए, तो बांग्लादेश लैंड लॉक्ड नहीं है, बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड कंट्री है। हर तरफ देखो, इस तरीके से भारत ने घेरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। साथ में एक कहानी निकल कर आ रही है, ये माता है तारिक रहमान की, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान का जो स्टैंड रहा है ना इंडिया के खिलाफ, वो 2 बार सत्ताओं में रही, 91 से 95 तक, फिर 2001 से 2006 तक। तो इनका स्टैंड इंडिया के खिलाफ कुछ सही नहीं रहा है। ये हमेशा कहती रही, जैसे पूर्वोत्तर में जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जूझता रहता है अलगाववाद से, बाय द सेपरेटिज्म। तो इनको ये माना जाता था कि ये हमेशा से ही इन्होंने इनको बढ़ावा दिया है, इस क्षेत्र में सेपरेटिज्म को। दूसरी बात, इनका यह कहना था कि भारत जो है हमारे आंतरिक मामले में दखल देता है। तीसरी बात यह कि चीन के खिलाफ इनका ठीक ठाक झुकाव था। तो अब कहानी ये निकल कर आती है कि भाई इनके पुत्र तारिक रहमान क्या करेंगे। हालांकि तारिक रहमान का कहना है कि वो भारत, चीन, इन सब के मसले पे उसी स्तर पे सोचेंगे जब पहले बांग्लादेश फर्स्ट होगा। ठीक है, उधर अमेरिका फर्स्ट है, इधर बांग्लादेश फर्स्ट है, बाकी सब सेकंड है, तुम अपना फर्स्ट फर्स्ट खेलते रहो। ठीक है। दूसरा, चीन के साथ क्या मायने रखता है, क्योंकि इन लाला लुलू लाल का थोड़ा सा चीन के साथ झुकाव बहुत तेजी से हुआ। अब देखिए, चीन के बारे में क्या बोलें, चीन से हम ऑफिशियली बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑफिशियली मतलब अखबारों बड़ा अच्छा नजर आता है, बट यार चीन इज अवर कंपटीटर। अंदर खाने चीन हमें पसंद नहीं करता, और हो सकता है शायद हमारी मनोभावना ये हो। ठीक है। इधर ये देखिए, शहबाज शरीफ, माशा अल्लाह ये व्यक्ति है, अब ये खुद कहने लगा कि मुझे भीख मांगने में शर्म आती है। अब हम और हमारे फील्ड मार्शल वसीम मुनीर साहब जब दुनिया में कर्जा मांगने जाते तो अबे कमबख्त भैया, तो तू क्यों नहीं करता, तू खुद अपने देश में रिफॉर्म क्यों नहीं करता, ये अजगर तुम पाले बैठे हो, ये तुम्हें तरक्की देंगे, बहरहाल छोड़ो। ऐसे बर्बाद व्यक्ति के सहारे ये आदमी है। इन लोगों ने जब ये पूर्वी पाकिस्तान था, कितना कत्लेआम करा, ऑपरेशन सर्चलाइट आप जानते होंगे। बहरहाल दोस्त का जो कहते हैं, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त हो जाता है। तो इसलिए इनकी दोस्ती, राम मिलाए जोड़ी, एक कंधा एक कौड़ी। ठीक है। 27% ट्रेड इनका बढ़ गया है। ट्रेड बढ़ गया है, आईएसआई की इंटरव्यू, वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेयर, खुद समझ जाओ, समझदार हो। भारत से नदी जाती है गंगा। गंगा बांग्लादेश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सब जानते हो। गंगा वाटर ट्रीटी
को 2027 में रिन्यू होना है, उस पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है, इसलिए भी जरूरी था। और सबसे बड़ी समस्या भाई साहब, एक सवाल आता है कई बार, चौथी पंचवर्षीय योजना क्यों फेल हो गई? बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों के कारण। ये शरणार्थी घुस जाते हैं जिन्हें चकमा रिफ्यूजीज कहते हैं। तमाम तरह की झड़पों की रोज खबर आप सुनते हैं। ये लोग एंट्री कर रहे हैं बांग्लादेश में। भगवान करे बांग्लादेश में हालात सुधरे। महाराज तुम अपने देश में रहो यार, इधर मत आओ, ठीक है, हमें अपने देश में ठीक रहने दो। ये चकमा रिफ्यूजीज ये कहलाते हैं, पूछा गया सवाल है। और 1 जुलाई नेशनल चार्टर, मैं बता दूं ये बात इससे थोड़ी सी अलग हटके, ये जो सरकार बन रही है ना भैया बीएनपी की, ये एक काउंसिल की तरह भी काम करेगी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल कहेंगे आप, संवैधानिक सुधार परिषद। ये संविधान में सुधार करेगी। कैसे? आरक्षण के मामले पर। जैसे अभी जो होता था जमात, मतलब एक सिंगल हाउस की पार्लियामेंट होती थी, अब एक अपर हाउस भी होगा, 2 बार ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस तरह के रिफॉर्म्स इस जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करने के लिए हैं, ठीक है। और इन पर ये जो बीएनपी की सरकार बनने जा रही है, ये बीएनपी की सरकार अब इसी पर बात करेगी भी। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये है कि संबंध कैसे होंगे। मुझे एक कहानी याद आती है राजा पोरस और सिकंदर के बीच की, कि कहो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस का जवाब, जैसा एक राजा राजा के साथ करता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ढाका वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे एक चुनी हुई सरकार के साथ करती है। संतुलन। ठीक है, आपकी बातें अच्छी हैं। आपने कहा फ्रेंड यस, मास्टर नो, बांग्लादेशी फर्स्ट, बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी है इस बात की, आप अपने देश को ऊपर रखिए, बट हम ये चाहते हैं कि ढाका और दिल्ली के संबंध शानदार बने रहें। और देखिए अब तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा।